ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु ओम ओम सतो सत्य तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मामृतम्। ओम तो हमारी काशिका वृत्ति चल रही है। इको गुण वृद्धि सूत्र चलेगा। वृद्धिरादय चदें गुणा 2 सूत्र हुए थे। उनमें ये बताया था कि आ आई औ तद्भावित हो या तद्भावित उनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अ ए ओ तद्भावित हो या तद्भावित उनकी गुण संज्ञा होती है। तद्भावित मानी तेन भावित। वृद्धि शब्द के द्वारा भावित या गुण शब्द के द्वारा भावित को तद्भावित कहते हैं। वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहाँ आ आई औ आते हैं, ऐसे आ आई औ को तद्भावित कहेंगे। और इसी तरह से गुण शब्द का उच्चारण करके जहाँ अ ए ओ आता है, उसको तद्भावित गुण कहेंगे। अब हम इको गुण वृद्धि सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, तो सामान्य कथन है। इस सूत्र में ऊपर से वृद्धिरादेश सूत्र से और अदेंग गुणा सूत्र से वृद्धि और गुण पद की अनुवृत्ति आती है। तो उसकी अनुवृत्ति होने के कारण दो अपने पास वृद्धि और गुण शब्द हो गए। एक गुण वृद्धि ऊपर से जो आ रहा है वो संज्ञा परक है, और इस सूत्र में जो गुण वृद्धि है वो संजी परक है, ऐसा समझना पड़ेगा। संज्ञा परक और संजी परक का अर्थ ये होता है, मानी वो नाम परक है, ये नामी परक है। वो अभिधान परक है या विधेय परक है। वो शब्द परक है या अर्थ परक है। नाम नामी, अभिधान अभिधेय, शब्द अर्थ, संज्ञा संजी, ये एक ही है। वो वाचक परक है, ये वाच्य परक है। वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ वृद्धि का विधान किया जाए, गुण शब्द के द्वारा जहाँ गुण का विधान किया जाए, वृद्धि संज्ञा के द्वारा जहाँ आ आई औ का विधान, गुण संज्ञा के द्वारा जहाँ अ ए ओ का विधान किया जाए, वहाँ पर इकह पद उपस्थित हो जाता है। उन सूत्रों में इकह पद पूछ जाता है। तो लिखते हैं परिभाषेम स्थानीय नियमार्थ। ये परिभाषा सूत्र है, स्थानीय का नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र है। स्थानीय का अर्थ है किसके स्थान में गुण वृद्धि करें, इस बात को नियमित करने के लिए सूत्र है। और अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवति। अनियम में नियम करने वाली परिभाषा होती है। जहां पर अनियम उपस्थित हो कि किसके स्थान में हम गुण करें, वृद्धि करें, तो वहां ये नियम कर देती है कि इक के स्थान में करो। जहां पहले ही स्थानीय निर्दिष्ट है, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे और गुणा गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान है, लेकिन पहले ही ऊ के स्थान में गुण होता है, वर्णांत अंग को गुण होता है, ये पहले ही निर्धारित है। तो अब हमें कोई संशय ही नहीं है कि ऊ के अलावा भी कोई और गुण का स्थानीय हो सकता है। तो वहां पर ये परिभाषा नहीं जाएगी। गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान, ये जो कथन है, ये कथन अनियम उपस्थिति में लागू होगा। क्या अर्थ? वृद्धि के द्वारा वृद्धि का विधान, गुण के द्वारा गुण का विधान, वहां इका पद उपस्थित होता है। ये जो नियम है कि इकह पद उपस्थित होता है, इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, ये जो कथन है,
ये अनियम उपस्थित होने पर नियम करता है। जैसे सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, पर परस्मै पद सिच परे रहते अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, अंग को वृद्धि होती है। और अंग में कई वर्ण होते हैं, इक भी होता है, इक से भिन्न भी होते हैं। नियम का वही है, विधिर अत्यंतम अप्राप्त नियम नियम पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। तीन शब्द होते हैं मीमांसा शास्त्र में, तीन शब्दों का प्रयोग किया है, एक विधि, एक नियम और एक परिसंख्या। विधि वो होती है जहां किसी कार्य की अत्यंत अप्राप्ति हो। जैसे इक के स्थान में गुण होता है, ये हमें पता नहीं है किसी उपाय से, तो इसको इको गुण वृद्धि सूत्र के द्वारा विधान कर दिया। आद गुणा अवर्ण से उत्तर गुण परे हो, अच परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है, ये हमें पता नहीं था, तो इसको विधि कहेंगे। विधिर अत्यंतम अप्राप्त हो, अत्यंत अप्राप्ति में विधि होती है नियमा पाक्षिके सती। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा होने पर उनमें से एक में नियम कर देने का नाम नियम होता है। ठीक है। जैसे सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, परस्मै पद सिच परे रहते अंग को वृद्धि वृद्धि होती है। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु सार्वधातु का अर्धातु को, सार्वधातु अर्धातु प्रत्यय परे रहते अंग को गुण होता है। तो ची है, ची अंग है, नी अंग है, ची नी को हम गुण करवा रहे हैं, सिचि सार्वधातु का अर्धातु कहो, तो च को भी गुण हो सकता है, ई को भी हो सकता है। ऐसे ही वृद्धि करवा रहे हैं, परस्मै सिच परे रहते अंग को वृद्धि होती है, च को भी वृद्धि हो सकती है, न को भी वृद्धि हो सकती है। तो तत्र च अन्यत्र च प्राप्त है, जो इष्ट विषय है वहां भी प्राप्त हो और अनिष्ट में भी प्राप्त हो, तो वहां पर नियम करते हैं कि यही हो। जो हमारा लक्ष्य के विपरीत जा रहा है वहां भी कोई कार्य प्राप्त है, दो जगह प्राप्त है। जैसे मीमांसा में थोड़ा सा हट करके है, मैं तो वैसे जोड़ रहा हूं उसको, थोड़ा हट करके है। ऐसे कहते हैं स्वर्ग कामो यजेति, ये विधि है। किसी को स्वर्ग की इच्छा है तो वो यजन करे। यजन का मतलब परंपरागत अर्थ तो वही है कि अग्नि जलाकर मंत्र पाठ करके पुरोहित आदि यजन करवाते हैं। एक बहुत व्यापक अर्थ भी है कि जो सुख चाहता है, स्वर्ग की इच्छा करे कोई, स्वर्ग काम वाला हो, ये चाहता है कि मेरे जीवन में सुख बढ़े, तो उस व्यक्ति को यजन करना चाहिए। इन चार के द्वारा विधि की जाती है। विधि ने मंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रसन प्रार्थनेषु लिंग, विधि के शब्द का सबसे पहले निर्देश किया है कि विधि को कहने के लिए लिंग लकार आता है। लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार आता है, लिंग के अर्थ में लेट होता है। तव्यत प्रत्यय आता है, तव्यत और तव्यत का ग्रुप है ना, 6 प्रत्ययों का, तव्यत तव्य अनियर यत क्यप्ण्यत। और लोट लकार आता है, लोट से विधि ने लिंग लोट से, लिंग के बाद लोट से। और लिंग अर्थ है लेट, लिंग के अर्थ में लेट होता है। और तव्यत आदि के लिए कहा सकी लिंग से। और शक्नोत्यर्थ में लिंग होता है और चकार से कृत्य प्रत्यय होते हैं। अर्हे कृत्य, अर अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं, त्रिच प्रत्यय होते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा तुम कर सकते हो, इसको कहने के लिए तव्यत आदि प्रत्यय होते हैं। तो जैसे मीमांसा में कहा कि विधिर अत्यंतम अप्राप्तो स्वर्ग कामो यजेते, तो विधि हो गई। किसी प्रसंग में कहा कि व्रीहि न अवहंती, व्रीहि का अवघात करे, ये नियम है।
स्वर्ग कामो यजेत, ये तो नियम था, क्योंकि अपूर्व है। उसको पता नहीं है किसी को भी कि सुख विशेष कैसे मिल सकता है। बोले सुख दोगे तो सुख मिलेगा, सुख देने से हमें सुख मिलता है, ये नियम, ये विधि कर दी। बोले उसको प्राप्ति ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो विधि कर दी कि यजन करो। यजन मानी अपने को बांटना, अपने पास जो है उसको बांटना, अपने पास बांटना, अपने में से बांटना, अपने को ही बांट देना। ये सब यजन के अलग अलग स्तर के रूप हैं। अपने में से बांटना, हमारे पास 6 रोटी है, मेरे 2 रोटी बांट दे दी। अपने में से बांटना, 4 रोटी की भूख है, 4 ही उसके पास है, तो कोई भूखा है तो उसको दे दिया, तो ये अपने में से बांटना हो गया। और 4 रोटी थी, 4 की भूख है, कोई ऐसे जरूरी कोई व्यक्ति आ गए तो उसने अपने आप भूखा रह गया और उसको ही खिला दिया। तो ये यजन का सर्वोत्कृष्ट रूप है कि अपने को ही बांट देना। महापुरुष ऐसे ही होते थे ना, ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने अपने आप को ही सबके लिए बांट दिया। तो यजन करो, ये तो विधि हो गई। विधिर अत्यंतम अप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति। यहां पर कहा कि व्रीहि न वहन्ति, व्रीहि का अवघात करे, ये तो समझाने के लिए उदाहरण है। व्रीहि का अवघात हम कई तरीके से कर सकते हैं। मसल करके कर सकते हैं, नाखून से उसके छिलके उतार सकते हैं, और उखल मुसल में उसको ऐसे ऐसे कूट करके भी कर सकते हैं। तो व्रीहि का अवघात करे, नियम कर दिया कि उनको, उनका जो तुष विमोक करना है, तुष विमोक करना है तो अवघात करे। अवघात कहते हैं ऊखल मूसल से कूटना। ऊखल होता है और मूसल होता है। ऊखल नीचे वाले को कहते हैं, मूसल ऊपर वाले को। तो मूसल से उसका अवघात बार बार ऐसे धीरे ऊपर से उठा करके ऐसे 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 करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका के वो हट जाता है। यहाँ पर तत्र च अन्यत्र से प्राप्ति क्या है, मानी वो जो एक निश्चित उपाय है, ये अवघात, इससे अन्य उपाय से भी, तो उस उपाय में भी इसी का विधान कर, इसी का नियम कर रहे हैं। जो तत्र च अन्यत्र च प्राप्त नियम पाक्षिके सति। हाँ, नियमा पाक्षिके सति ये है नियम का। विधिर अत्यंतम अप्राप्तो नियमा पाक्षिके सति। पाक्षिक तुष विमोक में अवघात से अन्य जो उपाय था, मसलने का या पीसने का या नख विमोक, नख चला करके विमोक करने का, वहां भी प्राप्त था। उस प्राप्त में नियम कर रहे हैं कि नहीं ये करो। और तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते, माने उस, उसमें और उससे अन्यत्र। जैसे शास्त्रकारों ने वो उदाहरण दिया है कि पंच पंच नखा बख्शा। स्वाभाविक प्रवृत्ति से आदमी को मांसाहार, मान लीजिए मांस के देश में पैदा हुआ और मांसाहार कर रहा है, तो उसमें वो भी जो भक्ष्य है वो भी खा रहा है और अभक्ष्य है वो भी खा रहा है। उसमें भक्ष्य अभक्ष्य का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं असह्य हैं, तो उसको उस उतने लेवल पर भक्ष्य कह दिया। तो ये कह दिया कि तत्र च अन्यत्र च, भक्ष्य में भी और अभक्ष्य में भी यदि प्राप्त है तो नियम परिसंख्या कर रहे हैं। उसके लिए परिसंख्या कर रहे हैं कि आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो
ये हट गया कि क्या हो गया? स्थानीय नियमार्थ शब्द का अर्थ है स्थानीय नियम, स्थानीय नियम। ये सप्तमी तत्पुरुष है। स्थान्यंतर को एक स्थानीय में नियम करके दूसरे स्थानीय को हटाना। स्थानीय में नियम करने का अर्थ है स्थान्यंतर अन्यतर व्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनम। किसी एक को हटाकर किसी एक में नियम करना, एक को हटाकर एक में नियम करना। कि नी में से न को हटाकर ई में नियम करना। न को हटाकर ई में नियम कर दिया कि नी के ई को गुण करे। तो स्थानीय नियम में तो सप्तमी तत्पुरुष और अर्थ शब्द के साथ बहुब्रीहि। स्थानीय नियमः प्रयोजनम यस्याः सा स्थानीय नियमार्थ। यस्या के बाद सा बोलेंगे। इसको आखिर में एक शब्द और बोल देते तत्तथोक्ता। स्थानीय नियमा स्थानीय नियम अन्यतर व्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनम। ये हो गया स्थानीय में नियम। एक को अन्यतर मानी दो में से किसी एक को हटाकर एक में सीमित करना। अन्यतर व्यवच्छेदेन एकत्र प्रवर्तनम, एक में प्रवृत्ति करना, ये नियम होता है। और स्थानीय नियम प्रयोजनम यस्याः स स्थानीय नियमार्थ। जहां साक्षात स्थानीय निर्दिष्ट नहीं है, अनियम प्रसंगे नियमो विधीयते। अनियम का प्रसंग उपस्थित हो तो वहां नियम विधान कर रहे हैं। जैसे और गुणा आदि में ये कुछ नहीं कहेगा। उतो वृद्धिर्लुकी हली में कुछ नहीं कहेगा। उतो वृद्धिर्लुकी हली में क्या कहा है कि उवर्णांत को लुक होने पर, विकर्ण प्रत्यय का लुक होने पर उवर्णांत को वृद्धि होती है। तो उ स्थानीय निश्चित कर दिया कि उ को वृद्धि होती है। तो अच्छा, तो वैसे पद्मंजरीकार ने इसको थोड़ा सा उल्टे ढंग से कहा है, जो मैंने बताया था ना कि पहले वाला गुण वृद्धि जो सूत्र में था वो संज्ञा परक था, लेकिन यहाँ अनुवृत्ति सामर्थ्य से वो संजी परक हो गया। तो अन्य वचनात् चकार करणात्, अदेंग गुणा में तो वृद्धि शब्द नहीं आएगा। जैसे वृद्धि आदेश से वृद्धि आया तो बोले अदेंग गुणा में भी आएगा। और अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा भी प्राप्त होगी। तो कहते हैं नहीं होगी। इसमें हेतु क्या है, क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं अन्य विधेय है, अदेंग गुण संज्ञक होते हैं, अन्य का कथन हो रहा है। चकार अकरणात्, और चकार का कथन नहीं है साथ में। अदेंग गुणश्च ऐसा यदि होता तो चय से वृद्धि की अनुवृत्ति संबद्ध हो जाती है। यदि वृद्धिश्च अदेंग गुणश्च ऐसा सूत्र होता तो अदेंग की गुण संज्ञा होती है और चकार से वृद्धि संज्ञा भी होती है। तो चकार नहीं किया और अन्य वचन, ये हेतु भाष्यकार जगह जगह देते हैं। अन्य वचनात् चकार करणात्, दो हेतु हो गए, चकार नहीं किया और अन्य का कथन किया है। इस बात को कई जगह समझाया है। अन्य वचनात् चकार, इस सूत्र पर भी समझाया है। दाना नाम भवने क्षेत्रे खाएं, और आगे क्या सूत्र है? 5वें अध्याय का 5वें अध्याय में पहले पाद, दूसरे पाद का व्रीहि शाल्योर्ढक, ये विवक षष्ठी का अद्यत।
विभाषा तिलमाशो माँ भंगाणुभ्या, तो कहते हैं यत की अनुवृत्ति आ रही है और विभाषा कहने से खय की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो कहते हैं व्रीहि शाल्य और ढक, यहां भी खय प्राप्त होगा। अष्टाध्यायी निकाल कर देखा करो जब मैं बताऊं। तो दाना नाम भवने क्षेत्र खय व्रीहि शाल्य और ढक, तो यह व्यवक षष्ठी का आद्यत यहाँ भी खय प्राप्त होगा, क्योंकि विभाषा तिलमाशो व भुंगाणुभ्या से आप खय ला रहे हो। तो उत्तर देते हैं अन्य वचनात्, कि व्रीहि शाल्य और ढक अन्य का कथन किया है, व्रीहि शाली से ढक प्रत्यय होता है और चकार किया नहीं, तो इसलिए संबंधित नहीं होगा। खय की अनुवृत्ति तो है अगले सूत्र विभाषा तिलमाशो व भंगाणुभ्या, वहां खय जा रहा है और जा रहा है, तो यहां पर संबंधित क्यों नहीं हो रहा? बोले अन्य वचनात् चकार चकार करणात्, अन्य का कथन है और चकार का कथन नहीं है साथ में। यदि ऐसा सूत्र होता व्रीहि शाल्योर ढक चय, तब तो खय होता। ये षष्ठी का यच्च, ऐसा होता तो हो जाता। अब चकार नहीं किया और अन्य का कथन कर दिया, माने पहले वाले सूत्र से अन्य प्रत्यय का कथन कर दिया, तो यहां पर वो प्रत्यय नहीं होगा धान्यवाची होते हुए भी। धान्य नाम भवने क्षेत्र एक है, धान्यवाचियों से क्षेत्र यदि भवन हो, भवन शब्द में अधिकरण में लुट प्रत्यय है। भवन्ति यस्मिन् सस्यम, भवति यस्मिन् सस्यम इति भवनम, जिस खेत का वाचक है, खेत का विशेषण है, मतलब क्षेत्र तो खेत को कहते हैं, उसका विशेषण है। जिसमें कुछ पैदा होता है, भवने क्षेत्रे, तो अन्य वचनात् चकार करणात्, ये युक्ति इसको हेतु कहते हैं। ये हेतु जो है भाष्यकार जगह जगह देते रहते हैं। यहां पर भी वृद्धि राधे चदें गुणा इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि सूत्र में आ रहा है, वृद्धि और गुण आ रहे हैं, पर अन्य वचनात् चकार करणात्, क्योंकि अन्य का कथन किया है। कौन से अन्य का कथन किया? अदें गुणा सूत्र में गुण का कथन किया है। चकार करणात् और चकार नहीं किया है, इसलिए आता हुआ भी अदें गुणा सूत्र में वृद्धि शब्द संबंधित नहीं होगा। अब कोई एक प्रश्न ये करना चाहता है कि इस सूत्र को विधि सूत्र क्यों नहीं मान लेते, एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, इसमें क्या तर्क है? इसमें तर्क यह है कि गुण वृद्धि के अधिकार में पुनः जो गुण वृद्धि का अधिकार किया, यदि ये विधि सूत्र होता तो फिर गुण वृद्धि के ऊपर से अनुवृत्ति आ जाती और अर्थ हो जाता एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। तो इससे पता चल रहा है गुण वृद्धि के अधिकार में पुनः गुण वृद्धि का ग्रहण किया है। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि ये विधि सूत्र नहीं है। पुनः गुण वृद्धि ग्रहण क्यों करेंगे? पहले वाला गुण वृद्धि ग्रहण संज्ञा परक है, यहां अनुवृत्ति सामर्थ्य से संजी परक हो जाएगा। अदें गुण इत्यत्र च अनुवर्तमान वृद्धि ग्रहणम न संबध्यते, अन्य वचनात् चकार कर्मणात् अन्य ही तत् गुण संज्ञा उच्यते, चकारस्य न क्रियते, अतो विधि पक्षे पुनर्वृद्धि ग्रहणम न कर्तव्यम। पुनः वृद्धि ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, अतएव अधिकारों भी न होती। ये सूत्र अधिकार भी नहीं होता है। परिभाषा अधिकार में क्या होगा? इको गुण वृद्धि न धातु लोप, इको गुण वृद्धि न धातु लोप, आर धातु के ऐसा इकट्ठा करके निर्देश करते, और विधि भी नहीं है। इका स्थाने गुण वृद्धि बहुता, किसी दूसरे सूत्र से विधास्यमान होने के कारण, किसी अन्य सूत्र से सिचि वृद्धि परसिम पदेशु सार धातु आर धातु के किसी अन्य सूत्र से विधास्यमान होने के कारण
ये सूत्र विधि भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर संज्ञा विधाने नियम गुण वृद्धि स्वसंज्ञा शिष्यमाणो इका एव स्थाने वेदितव्यो। वृद्धि और गुण अपनी संज्ञा के द्वारा जहां शिष्यमाण हो। वृद्धि और गुण, वृद्धि मानी आ आई औ, और गुण मानी अ ए ओ। ये जहां वृद्धि और गुण अपनी संज्ञा से शिष्यमाण हो, स्वसंज्ञा शिष्यमाणो इका स्थाने वेदितव्यो। स्वसंज्ञा का मतलब गुण वृद्धि, गुण स्यात् वृद्धि स्यात् इति यत्र गुण वृद्धि विधीयते। इको गुण वृद्धि सूत्र में जो गुण वृद्धि है उसको पकड़ कर कहेंगे गुण स्यात् वृद्धि स्यात्। ऐसा जहां अपने गुण संज्ञा वृद्धि संज्ञा के द्वारा जहां ऊपर वाला गुण वृद्धि का अर्थ हो जाएगा गुणो भवेत वृद्धि भवेत। गुण स्यात् इति गुणो विधीयते वृद्धि स्यात् इति यत्र वृद्धि विधीयते तत्र इका स्थाने वेदितव्यो। तो देखिए, इसको सार धातुकार धातु के आगे स्वयं कह रहे हैं सार धातुकार धातु के अंगस्य गुणा, ये सूत्र है। अंगस्य की का अधिकार है वहां पर, गुणा भी आ रहा है मिदेर गुणा से। स इकाय स्थाने वेदितव्य, उसको इक के स्थान में जानना चाहिए। जैसे तरती, त्रि है, शप है, टिप है। तो शप के पर रहते त्रि को गुण होता है तो गुण कहने से अदेंग गुणा अ ए ओ उरण रपरा, वो परिभाषा भी उपस्थित हो जाती है वहां पर कि री के स्थान में अण रपर हो जाता है। री के स्थान में अण अनण दो हो रहे हैं, अ ए ओ, उनमें से अण रपर हो गया, अण में अ आता है, फिर स्थानांतर तमा लगकर री को तर हो गया, तरती। इसी तरह से नयति, नी शप तिप, ये नी है, ये शप है, और ये तिप है। सार धातुक प्रत्यय है ये शप प्रत्यय। ईगंत अंग को गुण होता है। ईगंत अर्थ कैसे होगा? अंगस्य की अनुवृत्ति है, एन विदेश तदंत से ईगंत अंग को गुण होता है। तो नी को ईगंत अंग है, अलोन्त्य से ई के स्थान में गुण होगा, और गुण ए अ ती। इस तरह से नयति हो गया। भवती, भू धातु से शप और तिप, भवती। वृद्धि खलोपी, अब वृद्धि के ऊपर आ गए। ऊपर सरकाना अच्छा रहता है या पृष्ठ बदलना? जैसे ऊपर सरकाऊंगा तो ऐसे करूंगा। हम्म। भू अ तिप,
भो तिप। ये तीन उदाहरण दे दिए। ठीक है। अब वृद्धि के उदाहरण दे रहे हैं। अकारशीत, अहारशीत, अचयशीत, अनयशीत, हलावीत, अस्तावीत, ये सब उदाहरण वृद्धि के हैं। जैसे क्री धातु से सिचि वृद्धि परपदेशु, एक एक जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्रमेण अन्वाख्यान। और एक साथ सारे चीजें ले आए तो उसको कहते हैं डुक्रिय करने। इत संज्ञा तो हो जाएगी। उसके बाद क्री, सिच, ये पद विभज्यान व्याख्यान में बता रहा हूं। एक साथ सारे चीजें ले 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 आए। ई, और ये तिप का तिप। ठीक है। क्री स ईत है, धातु अनिट है। दो तरह की धातु होती है, कि सेट एक अनिट। तो अनिट धातु होती है वहां एकाच उपदेश अनुदाता लग जाता है। शेट होती है तो आर धातु का शेड वाला दे एक सूत्र लगेगा। अनिट होगी तो दो सूत्र लग जाएंगे, आर धातु का शेड वाला दे साथ में एकाच उपदेश अनुदाता। आकारशित परसी पद है ये। तिप के इकार का इतस से लोप हो गया। परसी पद में सिच परे हो तो, परसी पद में सिच परे हो तो इगंत अंक को वृद्धि होती है। यहां से इक पद उपस्थित हो गया। सिचि वृद्धि परस्पदे सूत्र में अंग से आ रहा है। एन विधि तदंत के सहयोग से इगंत अंग को वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। स्थानांतर तमा से आ आई औ वृद्धि होता है। और साथ में ये उर्ण रपरा री के स्थान में जब अण आता है रपर हो जाता है। री के स्थान में अण में अ ई उ तीन अक्षर आते हैं। अणुदित सूत्र में जो अण है वो तो लण तक है। उर्ण रपरा में जो अण है वो अ ई उ। तो यहां तो आ है, तो क्या कहेंगे? अंकुश। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो इसलिए ये आ को भी अण कह देंगे। अण कहने से तो अ ई उ तीन अक्षर लिए जाते हैं। किस नियम से लिए जाते हैं मुकेश? अण कहने से अ ई उ तीन अक्षर किस नियम से लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं? नहीं नहीं, कैसे लिए जाते हैं? हैं? आदिर अंतेन सहिता सूत्र बोलिए पहले, अर्थ उसके बाद बोलिए। पहले आदिर अंतेन सहिता। आदि वर्ण अंत वर्ण के इत्संजक वर्ण के साथ मध्यवर्ती वर्णों का ग्राहक होता है अपने स्वरूप का भी। तो दीर्घ आण कैसे हो गया? अणुदित सवर्ण प्रत्यय। रपर हो गया स्थानांतर तमा से, ये हो गया कार। और रे, रे इण में आ जाता है। इण को आदेश प्रत्यय। ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। लण तक, लण तक इण बनता है। इण प्रत्यार सारे लण तक बनते हैं, तो इण जो है लण तक बनता है, रे आ जाता है ना। तो आदेश प्रत्यय इण से उत्तर आदेश प्रत्ययो अकार सीताट आगम हो जाएगा। अकार शीत। ठीक है। अकार शीत।
ऐसा हो गया। बिल्कुल इसी शैली में। अचैसित अनैसित, क्योंकि ची को वृद्धि होगी आई, अनैसित में नी को, अनैसित अलावित में लू को वृद्धि होगी, एचो एवायावा अलावित, अस्तावित में स्तु को वृद्धि होगी। यहाँ पर ईट आगम, ये सेठ धातुएं हैं, लू और स्तु धातु सेठ हैं, इसलिए सेठ अनिट को धातु पाठ से तो पहचानते ही हैं। तास में रूप क्या बनता है उससे भी सामने आ जाती स्थिति। तास और से प्रत्यय में क्या रूप बनता है? से तो कई धातुओं का, जैसे रिद धनो से, ऋकारांत धातु और हन धातु अनिट होते हुए भी इट हो जाता है से प्रत्यय में, इसलिए तास को ज्यादा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोई धातु सेट अनिट है, इसको पहचानने के लिए तास को पकड़ते हैं। तास कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है? लुट लकार में आता है, तो उसको पकड़ते हैं, ताश को पकड़ते हैं सेट अनिट की पहचान बनाने के लिए। जैसे भू धातु सेट अनिट है तो भविता रूप बनता है, स्तु धातु सेट अनिट है तो स्तु धातु का स्तोता बनता है, ताश में स्तविता नहीं बनता है, स्तोता बनता है, स्तविता नहीं बनता। फिर अब ये प्रश्न उठेगा, स्तविता बनता है जैसे तो जब स्तविता नहीं बनता है, स्तोता बनता है, तो यहां इट कैसे हो गया? ये तो धातु तो नहीं हुई स्तोता के आधार पर। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसा सूत्र वहां इट प्रकरण में, आर धातु का शेड वाला दे जो प्रकरण है ना, सातवें अध्याय के दूसरे पाद का 35 नंबर सूत्र, वहां कोई ना कोई ऐसा सूत्र है जो ईट ला करके कर देता है। तो एक सूत्र है स्तु सुदु परसे पदेशु, लगभग 76 77 कितने नंबर है? 7 2। स्तु सुदु व्यापार से पदेशु है 72। देखिए, तो इसमें स्तु सु धुएं, इनसे परसिपद सिच परे हो तो इटागम हो जाता है। शेड इट अनिट व्यवस्था बोलते हैं इसको। फिर इसको वृद्धि हो गई, इट इटी, इट से उत्तर सकार का लोग ईट परे रहते। फिर इन दोनों को ई और ई को अका सवर्ण दीर्घा। ये असिद्ध क्यों नहीं होता है सुजन जी? असिद्ध प्रकरण का है स्वामी जी। ये जो ईटा ईटी लोप किया है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का है, और फिर अका सवर्ण दीर्घ करेंगे वो छठे अध्याय के पहले पाद का है। तो छठे अध्याय का पहला पाद सप्ताह सपाद सप्ताध्यायी में कहा जाएगा और वो त्रिपादी में कहा जाएगा है। आपको तो पता होगा ना। अका सवर्ण दीर्घ सपाद सप्ताध्यायी, और ईटा ईटी 8वें अध्याय का दूसरे पाद का सब त्रिपादी का है। आप बताओ। सिज लोपे नहीं, सिज लोप एकादेश सिद्धो वक्तव्य। सिज लोप जो है वो एकादेश में सिद्ध कहना चाहिए। सिद्ध का मतलब बना रहेगा वो सकार लोप, असिद्ध नहीं होगा। फिर एचो
अस्तावित। ऐसा रूप बनेगा। गुण वृद्धि स्वसंजय विधीयते तत्र इका इति एतद् उपस्थितं दृष्टव्यं किं कृतं भवति। गुण और वृद्धि प्रथमा द्विवचन है। स्वसंजया विधीयते, स्वसंजया का अर्थ है गुण शब्देन वृद्धि शब्देन वा, अपनी संज्ञा के द्वारा, गुण संज्ञा के द्वारा या वृद्धि संज्ञा के द्वारा जहाँ विधान किए जाते हैं वहाँ इका ये उपस्थित जानना चाहिए। किं कृतं भवति, इससे क्या होगा, द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, दूसरी एक और षष्ठी आ जाती है। हम्म हम्म दूसरी एक षष्ठी और उत्पन्न हो जाती है विधि सूत्र में जाकर। एक तो वहां पर षष्ठी है अंगस्य और दूसरी षष्ठी है इकाः। प्रादुर्भाव्यते इति, प्रादुर्भाव्यते, प्रादुर्भूयते, प्रादुर्भवति, इनमें क्या अंतर है निखिल जी। प्रादुर्भवति, प्रादुर्भूयते, प्रादुर्भाव्यते। प्रादुर्भाव्यते और प्रादुर्भूयते और प्रादुर्भवति में क्या फर्क है। स्वामी जी क्या फर्क है। हैं? नहीं, ये तो फर्क नहीं बताया। ये फर्क नहीं होता है। ये तो ठीक है, स्पष्ट ही दिखता है। ये हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रादुर्भाव भवती, सुजन जी आप बोलो। नहीं पता। प्रादुर्भवती कर्तृवाच्य है, प्रादुर्भूयते भाववाच्य है और प्रादुर्भाव्यते कर्मवाच्य है। और इसका प्रादुर्भाव्यते के कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए कोई कहे तो बताएंगे, आप बताओ। प्रादुर्भाव्यते के कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलो। आप बोलो मुकेश जी। हैं? जोर से बोला करो। सुजन जी। हाँ, ये कर्मवाच्य है, प्रादुर्भाव्यते कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। आप बोलो। नहीं पता। हाँ जी, जनक जी। प्रादुर्भाव्यते कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य देखो ये बता देंगे तेजस्विनी जी। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में बदलिए। प्रादुर्भावयति, प्रादुर्भाव्यते को कर्तृवाच्य पूछें तो प्रादुर्भावयति, प्रादुर्भूयते को ये भाववाच्य है, इसको कर्तृवाच्य पूछें तो प्रादुर्भवति। प्रादुर्भूयते अणिजंत धातु है, प्रादुर्भावी निजंत धातु है, प्रादुर्भाव्यते निजंत धातु का रूप है। निजंत धातु से कर्मवाच्य है प्रादुर्भाव्यते और प्रादुर्भावयति। ये जो वाक्य है द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। पुस्तक देखिए, द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। ऐसे करोगे ना अभ्यास, दिमाग लगाओगे तब ये
ये चीजें स्पष्ट होंगी, ऐसे नहीं दिमाग में कितना ही पढ़ लें वैसा का वैसा ही रहेगा। द्वितीय या षष्ठी प्रादुर्भाव्यते को कर्म कर्मवाच्य है ये, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। कह प्रादुर्भावयति। हम्म। स्पष्ट हुआ आपको निखिल जी? द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता में तृतीया होती है, नियम है। प्रादुर्भाव्यते का कर्ता कौन बनेगा? क्यों जी? तेजस्विनी जी। कह प्रादुर्भावयति। और द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते में तृतीयांत कर्ता बोलना पड़ेगा। इसका पूछे कोई कि द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते केन, तो कर्ता को आप तृतीयांत बोल करके सामने लाओगे। गुण वृद्धि स्वसंजय विधीयते तत्रिका इति एतद उपस्थितम द्रष्टव्यम। किं कृतम भवति, इससे क्या होगा? परिभाषा सूत्र की चर्चा चल रही है ना। गुण वृद्धि जहां अपनी संज्ञा के द्वारा गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहां इका ये उपस्थित जानना चाहिए। तो इका ये उपस्थित जानना चाहिए, इस कथन से किसकी चर्चा हो रही है? परिभाषा सूत्र के बारे में सूचना दे रहे हैं कि ये परिभाषा सूत्र है इको गुण वृद्धि और परिभाषेयम स्थानीय नियमार्थ है। यहां से चर्चा चली परिभाषा के बारे में। ये परिभाषा है स्थानीय का नियम करने के लिए, पीछे चला ना। अब कहा गुण वृद्धि स्वसंजया विधीयते तत्रिका तद उपस्थितम द्रष्टव्यम। ये परिभाषा सूत्र काम कर रहा है। गुण वृद्धि स्वसंजया विधीयते, जहाँ गुण वृद्धि अपनी संज्ञा के द्वारा विधान किए जाते हैं, ये वाक्य भी गुण वृद्धि स्वसंजया विधीयते। इस वाक्य को वाच्य परिवर्तन कीजिए। जनक जी, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वृद्धि गुण, गुण वृद्धि स्वसंजया विधीयते, इस वाक्य को बदलिए। नहीं, गुण वृद्धि कैसे कर रहे हो? वो द्वितीय द्विवचन आएगा तो गुण वृद्धि तो रहेगा। स्वसंजया यत्र गुण वृद्धि नहीं बना। बताओ, आप लोग तो कोशिश करो ना निखिल जी। स्वसंजया गुण वृद्धि विधीयते, कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, विधीयते तो बदलना पड़ेगा ना, ये तो कर्मवाच्य प्रयोग है। भाववाच्य कर्मवाच्य जैसे होते हैं ना, वो प्रयोग है, उसका कर्तृवाच्य बदलना पड़ता है। स्वसंजया गुण वृद्धि। हाँ जी, आप बोलिए तेजस्विनी जी। नहीं आ रहा? ये है, है? गुण वृद्धि स्वसंज्ञा
गुण वृद्धि ये द्विवचन का रूप है। पता चल रहा है परशुराम जी? नहीं, इसका वाच्य परिवर्तन। हम्म। परसी पद में बोली। स्वसंज्ञा गुण वृद्धि विदधाति। विदधाति। आत्म पद में तो ठीक बोल रहे हैं, विधत्ते उभयपदी धातु है। स्वसंज्ञा गुण वृद्धि विदधाति तत्र इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। तत्र इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम को बदलिए। ये कौन सा वाच्य है? इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम, ये वाच्य कौन सा है? तो बता ही सकते हो निखिल जी। तत्र इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। जनक जी बोलिए। तत्र इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम है। हाँ, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे महाभाष्य पढ़ाने वाले आचार्य जी थे, स्वामी वेदांत जी वेद वागीश। तो वो यही कहते थे कि जो वाक्य कर्तृवाच्य का देखो उसको कर्मवाच्य में बदलो, जो कर्मवाच्य का देखो तो कर्तृवाच्य में बदलो, ऐसे अभ्यास होगा। तो ये वाक्य है तत्र इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम, केन द्रष्टव्यम? हम्म। तत्र इका इति उपस्थितम एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम है। ये वाक्य काशकाकार लिख रहे हैं तो अस्मा भी कहेगा। अस्मा भी हो सकता है वैसे, पर गुण वृद्धि स्वसंज्ञा यत्र गुण वृद्धि विदधाति तत्र एका इति एतद् उपस्थितम दृष्टव्यम, इसको कर कर्मवाच्य है ये वाक्य, तो भाववाच्य इसको उसमें बदलिए, कर्तृवाच्य में बदलिए। हैं? काशकाकार लिख रहे हैं तो पश्यामी थोड़ी। गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विदधाति तत्र यत्र गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विदधाति तत्र इका इति एतद् उपस्थितम पश्यन्तु। तत्र इका इति उपस्थितम पश्यन्तु। और काशकाकार अपने लिए कह रहा है तो फिर यूं भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो, गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विदधाति तत्र इका इति एतद् उपस्थितम पश्यामि। या पश्यामा। अस्मा भी कह रहे थे तो वयम पश्यम। तत्र इका इति एतद् उपस्थितम पश्यामा। अब आ गया निखिल जी? एतद् उपस्थितम पश्यामा, एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। युष्माभिः, युष्माभिः द्रष्टव्यम, अस्माभिः द्रष्टव्यम। दोनों ही हो सकते हैं। हमको देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। यदि काशिकाकार हमारे लिए कह रहे हैं तो युष्माभिः द्रष्टव्यम, सबके लिए कह रहे हैं तो अस्माभिः द्रष्टव्यम है। तत्र इकायते एतदुपस्थितम पश्यामः किं कृतं भवति। ये कर्तृवाच्य वाक्य है, इसको भाववाच्य में बदलिए निखिल जी। किं कृतं भवति। इससे क्या होता है? किम ये अव्यय पद है, तो किम
कृतेन भूयते। एवं कृतेन किम भूयते, ऐसा कह रहे थे ना। इका इति एतत् उपस्थितं द्रष्टव्यम किं कृतं भवति, एवं कृतेन किम भूयते हैं? अव्यय पद मानकर किम का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो फिर तृतीया ही जाएगी किम में भी। एवं कृतेन केन भूयते, प्रश्नवाचक है इसलिए किम। एवं कृतेन के किम भूयते, केन भूयते। द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति इदं परिभाषा सूत्रम। द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति इदं परिभाषा सूत्रम। तो पहले लिखा ना, गुण वृद्धि स्वसंज्ञया विधीयेते तत्रिका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। ये प्रक्रिया बताई ना कि जहाँ गुण वृद्धि अपनी संज्ञा के द्वारा विधान किए जाते हैं, तत्र तस्मिन् सूत्रे इका इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। द्वितीय इका इति एतद् उपस्थितं द्रष्टव्यं तस्मिन् सूत्रे। एवं च किं कृतं भवति, एवं हि द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति इदं परिभाषा सूत्रमिति गलितार्थः, इति गलितार्थः। निष्कृष्टार्थ, गलितार्थ निष्कृष्टार्थ। ऐसा करने से क्या होता है, द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति, द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भूत हो जाती है इस परिभाषा सूत्र के द्वारा, अनेन परिभाषा सूत्रेण। अथवा इदम परिभाषा सूत्रम द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति। प्रादुर्भवति कर्तृवाच्य है बिना णिच के, प्रादुर्भावति कर्तृवाच्य है णिच के। णिच प्रत्यय आता है ना तो भू को वृद्धि हो जाती है, बहु हो जाता है, और णिच का ई बचता है, उसके पर रहते। पता नहीं चल रहा भावयति की सिद्धि कैसे करते हैं, उत्पन्न होना। जैसे प्रादुष अव्यय है भू, ये णिच है, णिच का णचावितौ ऐसे लिखते हैं। वैसे संस्कृत में लिखें तो ये सूत्र नहीं है, मैंने ये कहा है णचावितौ का अर्थ है न और च इत संज्ञक हैं, न और च की संज्ञा है। तो णिच क्या ई बचा भू, भू को वृद्धि हो गई, अचोणी थी। एचो यवा याव, भावी धातु हो गई ना ये है। तो भावी से फिर भावयति बन जाता है। ऐसे हमने बताया था ना अभी, भावी शप तिप, भावी शप तिप, शप प्रत्यय सार धातु का है, सार धातु आर धातु कहो। भावे एचो यवा यावा, भावय, ऐसा बन गया। और यदि भाव्यते बनाना है तो भावी धातु है, भू धातु से णिच करके भावी हो गया। इसकी प्रक्रिया भी समझनी पड़ेगी आपको, तो बहुत ज्यादा वीक है इस ये हिस्सा। जितना हिस्सा वीक हो उस पर ज्यादा मेहनत, ज्यादा रगड़े लगाओगे तो मजबूत होगा। जैसे स्वामी जी की तरह जैसे शरीर पर रगड़ा लगाते हैं तो वो हिस्सा मजबूत होता जाता है? तो बुद्धि के उस हिस्से पर रगड़ा लगाना पड़ेगा। ये हिस्सा बहुत ज्यादा रगड़ अपेक्षा है इसकी, संस्कृत के अंदर गति नहीं है। संस्कृत पढ़ रहे हो पर संस्कृत में गति नहीं है।
केवल शब्दों की सिद्धि कर रहे हो, उन शब्दों का वाक्य में कैसे प्रयोग है, ये दूसरा स्टेप है। शब्द सिद्धि और वाक्य रचना, पद रचना और वाक्य रचना है। तो वाक्य में उसका प्रयोग करना नहीं जानते हो। अब जैसे भावी है, इससे यक आ गया और आत्मनेपद होता है भाववाच्य कर्मवाच्य में टितान्तपदम टेरे, तो भावी के ई का नेर नीति से लोप हो जाएगा। ये जो यक है ना, कित कार्य हो गया है यहाँ, इस ई को गुण नहीं होगा। यक जो है कित है ना, तो इसको गुण नहीं होगा। नेर नीति एक छठे अध्याय के नेर नीति चौथे पाद का 53 है क्या, मैंने कुछ ऐसे देखो, क्या है भाई, 51 नंबर है। तो नेर नीति से ऊपर से आर धातु के की अनुवृत्ति आ रही है 46 नंबर सूत्र से। तो अर्थ ये हुआ, आर धातु पर रहते णी का लोप हो जाता है? तो भाव्यते, इसको हम जैसे इससे जैसे द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते परिभाषा सूत्रेण है, परिभाषा सूत्र द्वितीय षष्ठी को उत्पन्न कर देता है, एक दूसरी षष्ठी को पैदा कर देता है। तो अब ये पूछे कि इससे पहला वाक्य बताइए। हमने प्रादुर्भावयति कहा ना, इससे भी पहले एक और वाक्य होता है निजंत वाक्यों में। हमेशा निजंत वाक्यों में तो पहले एक अनिजंत वाक्य रहता है छिपा हुआ, फिर एक निजंत वाक्य आता है, फिर उसका कर्मवाच्य बनाते हैं? तो द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, इससे पहले स्वसंज्ञा द्वितीयां षष्ठीम, स्वसंज्ञा द्वितीयां षष्ठीम प्रादुर्भावयति। स्वसंज्ञा क्या है? द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। वृद्धि गुणो स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ इका इति तदुपस्थित यत्र गुण वृद्धि स्वसंज्ञया विधीयते तत्र इका इति तदुपस्थितम द्रष्टव्यम। स्वसंज्ञा के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, वहां इका ये उपस्थित जानना चाहिए। इका इति एतद उपस्थितम पश्यन्तु, एतत् पश्यन्तु अध्येतारः अध्येत्रीभिः एतत् द्रष्टव्यम। अध्येताओं के द्वारा, अध्येता का भी अध्यार हो सकता है यहाँ है। जैसे ये वाक्य है ना कि तत्र इका इति एतद उपस्थितम द्रष्टव्यम केन, अध्येत्रीभिः, अध्येताओं के द्वारा दूसरी षष्ठी उपस्थित जाननी चाहिए। दूसरी षष्ठी उपस्थित हो गई है, इस बात को जानना चाहिए, अध्येताओं के द्वारा जानना चाहिए। जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं उनके द्वारा। अध्येत्री भी द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, नहीं क्या है, एका इति गुण वृद्धि स्वसंज्ञा विधीयते, स्वसंज्ञा यत्र गुण वृद्धि विदधाति तत्र अध्येत्री भी इका इति एतदुपस्थितम, तत्र इका इति एतदुपस्थितम अध्येत्री भी द्रष्टव्यम। अध्येतार तत्र इता इका इति एतदुपस्थितम पश्यन्तु।
अध्येतारः इका इत्येतद् उपस्थितं पश्यन्तु। ठीक है, किं कृतं भवति, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। दूसरी षष्ठी उत्पन्न कर दी जाती है। किनके, किसके द्वारा कर दी जाती है, इस परिभाषा सूत्र के द्वारा कर दी जाती है। तो परिभाषा सूत्रम परिभाषा सूत्रम द्वितीयाम षष्ठीम प्रादुर्भावयति, नहीं, ऐसे कहेंगे, परिभाषा सूत्रेण द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। इसका पहला वाक्य है कर्तृवाच्य, परिभाषा सूत्रम द्वितीयाम षष्ठीम प्रादुर्भावयति। मैं लिखता हूं, कभी कभी ये भी बदल देता हूं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हम्म, जैसे परिभाषा सूत्रम द्वितीयाम षष्ठीम प्रादुर्भावयति। परिभाषा सूत्रम अब ये एक वाक्य है ना, इससे पहले एक अणिजंत वाक्य हमको दिखाना पड़ेगा। ये वाक्य है, इससे पहले ये लिखना पड़ेगा अणिजंत वाक्य। परिभाषा सूत्रम द्वितीयम षष्ठीम प्रादुर्भावयति। विधि सूत्रेषु द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भवति। द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भवति। ऐसा है ना। देवदत्ता गच्छन्ति, गच्छन्तं देवदत्तम द्वितीयां षष्ठीं द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भवति देवदत्तः शेते शयानं प्रादुर्भवन्तं द्वितीयां षष्ठीं परिभाषा सूत्रम प्रेरयति इति परिभाषा सूत्रम द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति।
प्रादुर्भवन्तम द्वितीयां षष्ठीं, प्रादुर्भवन्तम द्वितीयां षष्ठीं परिभाषा सूत्रम प्रेरयति। भवन्तीम, भवंतम क्यों नहीं कहा मैंने? द्वितीय षष्ठी का विशेषण बनाया ना। षष्ठीम परिभाषा सूत्रम प्रेरयति। प्रादुर्भवन्तम प्रादुर्भवन्तीम द्वितीयां षष्ठीं परिभाषा सूत्रम प्रेरयति। परिभाषा सूत्रम ये प्रथमा है। परिभाषा सूत्रम प्रेरयति परिभाषा सूत्रम द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति। ऐसा ऐसा सीख लो बस। निजंत प्रयोगों में ऐसी व्यवस्था होती है। हम्म। जैसे मैं यूं कहूं, देवदत्तः शेते, शयानम देवदत्तम यज्ञदत्ता प्रेरयति, यज्ञदत्ता देवदत्तम शाययति। देवदत्ता गच्छति, गच्छतम देवदत्तम यज्ञदत्ता प्रेरयति, देवदत्त यज्ञदत्ता प्रेरयति, यज्ञदत्ता देवदत्तम गमयति। जैसे यहां जहां कर्म संज्ञा हो जाती है वहां तो द्वितीया होगी, नहीं तो तृतीया हो जाएगी। जैसे देवदत्ता ओदनम पचते, पचंतम देवदत्तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति, यज्ञदत्ता देवदत्तेन ओदनम पाचयति, देवदत्तेन ओदनम पाचयति आएगा। और नहीं तो द्विकर्मक धातु रहेगी तो फिर दो कर्म हो जाएंगे। जैसे देवदत्तः वेदम अधीते, अधीयानम देवदत्तम यज्ञदत्ता गुरु प्रेरयति, यज्ञदत्ता देवदत्तम वेदम अध्यापयति। यज्ञदत्तः देवदत्तम वेदम अध्यापयति, दो कर्म हो जाते हैं। द्विकर्मक धातु हो जाती है निजंत अवस्था में। यदि निजंत अवस्था नहीं है, नहीं, कुछ निश्चित धातुओं में द्विकर्मक हो जाती है, कुछ निश्चित धातुओं में द्विकर्मक हो जाती है, नहीं तो फिर तृतीया हो जाएगी। प्रयोज्य कर्ता में तृतीया हो जाएगी। एक तो प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया विभक्ति होती है, और एक कर्तुरीपस्तमम कर्म सूत्र से जो कर्म विभक्ति आती है उसमें द्वितीया होती है। मैं तो बोल दिया पर यह समझ में तो अभी नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में बैठ नहीं रही है चीज। दो कर्म, जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, कर्तुरीपस्तमम कर्म से ग्रामम की कर्म संज्ञा हो गई। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये कर्म है ना, ग्रामम है या नहीं? किस सूत्र से? कर्तुरीपस्तमम कर्म, देवदत्तः ग्रामम गच्छति। देवदत्त भी कर्म बन जाएगा जब वो कोई यज्ञदत्त प्रेरक आएगा। यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, तो द्विकर्मक हो गई। अब ये द्विकर्मक धातुओं में जो कर्म बना है ना उसको कहने के लिए लकार आता है। यज्ञदत्तेन देवदत्ता ग्रामम गम्यते, यज्ञदत्तेन देवदत्तम जो कर्म बना है ना, ग्रामम में प्रथमा नहीं आएगी, देवदत्ता ग्रामम गम्यते, वो जो कर्तव्य कर्म है वो कर्म ही रहेगा। कर्म रहेगा तो उसमें द्वितीय हो जाएगी, अनभिहित कर्म रहेगा। यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामम गम्यते। हम्म। तो जैसे मैंने ये किया, प्रादुर्भवंतीम द्वितीयाम षष्ठीम
परिभाषासूत्रम प्रेरयति, परिभाषासूत्रम द्वितीयां षष्ठीं प्रादुर्भावयति, परिभाषा सूत्रेण, अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो परिभाषा सूत्रेण द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते। ऐसा बना दिया। द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते ऐसे लिखा है ना इस वाक्य। वहां पर कुछ कार्य, कुछ कर्ता आदि अध्यार किए जाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं। जैसे सिट डाउन तो यू अंडरस्टूड है ना, ऐसे ही यहाँ परिभाषा सूत्रेण अंडरस्टूड है। वाक्य है द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, लिखा है जो वाक्य द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, इसमें कर्ता अंडरस्टूड है। बोलते हैं ना सिट डाउन, गेट आउट, तो गेट आउट में यू अंडरस्टूड है, ऐसे ही परिभाषा सूत्रेण अंडरस्टूड है। अब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। मेरे को ये नहीं पता चलता कि आपको क्या तो समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पूछोगे तो मैं बताऊंगा खोल करके बढ़िया से। अभीत कर्म में हमेशा प्रथमा, अनभित कर्म में हमेशा द्वितीय। अभीत है प्रथमा, अभीत कर्म ही नहीं, अभीत कर्ता में भी प्रथमा होती है। अभीत है प्रथमा याद रख लो, जो अभीत कर्ता या अभीत कर्म है उसमें प्रथमा होती है। कर्ता कर्म ही अभीत होते हैं, तिङंत वाक्यों में कर्ता कर्म ही अभीत होते हैं। तो अभीत कर्म हो अभीत कर्ता हो उसमें प्रथमा होती है, और अनभिहित कर्म हो तो द्वितीय होती है, अनभिहित कर्ता हो तो तृतीय होती है। अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है, अभिहित कर्म में प्रथमा होती है। पर कई जगह दो कर्म आ जाते हैं, वहां झंझट पड़ता है। दो कर्म आएंगे तो वहां पर व्यवस्था है निश्चित। जैसे अकथितम से जिसकी कर्म संज्ञा होगी ना उसमें प्रथमा होगी, कर्तृस्तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीय होगी। अकथितम से एक सूत्र है कि 8 धातुओं के योग में जो अकथित कर्म है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अनभिहित कर्म, अकथित, अनभिहित, अकथित कर्म की जो अपादान आदि संज्ञाओं के द्वारा नहीं कहा गया, ऐसे कर्म को अकथित कहा है। उसमें अकथित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हम्म अपादान आदि संज्ञाएं जिसको कह दिया वो तो अकथित कर्म हो गया, कथित अकथित। यहाँ अभित अनभित टेक्निकल शब्द हैं तो यहाँ नहीं लाना। अकथितम से सूत्र में उसकी व्याख्या करते समय आपको अभित अनभित शब्द नहीं बोलने, वहां तो कथित अकथित शब्द बोलना पड़ेगा। वहां अनभित सूत्र में अनभित पूछते हैं किसके द्वारा अनभित? अनभिहित सूत्र में जब पूछते हैं किसके द्वारा अनभिहित, अनभिहित सूत्र में अनभिहित, अनभिहिते सूत्रे यदि पृच्छते, अनभिहिते इति सूत्रे अनभिहिते इति सूत्रे यदि पृच्छते केन अनभिहिते, इस सूत्र में यदि, इस सूत्र में पूछते हैं केन अनभिहिते,
अनभिहिते सूत्र की चर्चा चल रही है। यदि पूछ रहे हो कि केन अनभिहिते, तो इसका उत्तर अलग है। अकथितम सूत्र की चर्चा चल रही है, पूछते हैं केन अकथिते। अकथित अनभिहित तो एक ही अर्थ को कह रहे हैं, लेकिन सूत्र में चर्चा चलते समय अलग हो जाएगा। अनभिहिते सूत्रे यदि पृच्छ्यते केन अनभिहिते तदास्य उत्तरम अस्ति तिङ्कृत तद्धित समासै। तर्ह्यस्य उत्तरम भविष्यति तर्ह्यस्य अस्योत्तरम। ऐसे संधि करके लिखने का भी अभ्यास करना आगे चल करके आपको। जैसे तुरंत संधि आ जाएगी, तर्ह्यस्य उत्तरम, तर्ह्यस्य उत्तरम भविष्यति तिङ् कृत्यत्वित समासै। ये एक बात समझ में आई आपको? तिङ् कृत तद्धित समास 4 से अभिहित अनभिहित देखा जाता है, हैं? तिङ् के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा। अकथित अकथितम च इति सूत्रे, इति सूत्रे, इति सूत्रे यदि पृच्छामः केन अकथिते, केन अकथिते तर्ह्यस्य, तर्ह्यस्य अस्य उत्तरम भविष्यति अपादान संप्रदान अपादान संज्ञा भी। अपादान आदि संज्ञाओं के द्वारा है। अकथितम से सूत्र में अपादान आदि जो संज्ञाएं हैं ना, उनके द्वारा अभिहित ये अकथित देखते हैं। जैसे देवदत्ता गाम दोग्धी पया, तो यहाँ गाम जो है अपादान संज्ञा के द्वारा कथित है। यदि अपादान संज्ञा के द्वारा कथित हो जाए तो फिर तो पंचमी हो जाएगी उसमें। देवदत्ता गोहो पया दोग्धी, अपादान संज्ञा के द्वारा अकथित है, कहा नहीं गया, तो उसमें द्वितीय होगी। अपादान संज्ञा के द्वारा कहा जाएगा तो अपादान में पंचमी होगी। संप्रदान संज्ञा के द्वारा कहा जाएगा तो संप्रदान में चतुर्थी होगी। अधिकरण संज्ञा के द्वारा कहा जाएगा तो अधिकरण संज्ञा में सप्तमी होगी, हैं? पर उसके द्वारा नहीं कहा गया तो फिर क्या होगी? द्वितीय होगी। तो एक तो हो गई जो अकथितम से कर्म संज्ञा, और एक कर्म संज्ञा इससे अकथितम से, और एक
कर्तुरिष्टतमम कर्म, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो दो कर्म बन जाएंगे ना, दो में से कौन सा कर्मवाच्य में रूप बनाते समय अभीत होगा, कौन सा अनभित? दोनों में से दोनों अभीत नहीं होते, एक अभीत होता है, एक अनभित होता है। तो जो अकथितम से जिसकी कर्म संज्ञा की है वो अभीत होता है, दूसरा अनभित। अभीत में प्रथमा, अनभित में द्वितीय। और दो धातुओं में अपवाद भी है। अकथितम से कर्म संज्ञा 8 धातुओं में होती है, तो दो धातु में अपवाद भी है। वहां पर जो कर्तुर्विस्तमम कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होगी वो अभीत होगा, और अकथितम से जो कर्म संज्ञा होगी वो अनभित रहेगा। दो धातु कौन सी हैं? दो नहीं, 4 धातु है। नी री कृष वह है। 8 धातुओं में तो अकथित, जिसकी अकथितम से कर्म संज्ञा होती है वो प्रथमा होगी कर्मवाच्य में, अभीत है प्रथमा। और 4 धातु और हैं जिनकी कर्म संज्ञा हो जाती है, नीर ही कृष वह है। तो वहां नीर ही कृष वह बोल रहा हूं, नीर ही कृष वह, इन 4 धातुओं में जो कर्तुरिप्समम कर्म है उसको कहने के लिए विभक्ति आएगी, मतलब कर्म कर्म विभक्ति आएगी, वो अभीत होगा। गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नीरहि कृष वहाम, ऐसा वाक्य है। दो कर्म होते हैं, एक गौण कर्म, एक प्रधान कर्म। जिसकी कर्तुरिप्सम कर्म से कर्म संज्ञा होती है वो प्रधान कर्म होता है, अकथितम जैसे कर्म संज्ञा होती है वो गौण कर्म होता है। तो गौण कर्म में द्वितीय और प्रधान कर्म में भी द्वितीय, लेकिन कर्मवाच्य में नी री कृष वह 4 धातुओं में प्रधान कर्म अभीत होगा, गौण कर्म अनभित रहेगा। और 8 धातुएं दुही याचि रुधि प्रक्षि भिक्षि चीय मुपयोग निमित्तम पूर्वदय ब्रुवी शासी गुणे यत्सुस्ते तदा कीर्तितम आचरितम कवना, ये जो 8 धातुएं हैं इनमें दुह्यादि 8 धातुओं में गौण कर्म अभीत होगा कर्मवच्य में, प्रधान कर्म अनभित होगा। लेकिन निरीकृष्व में प्रधान कर्म अभीत होगा, गौण कर्म अनभित होगा। और निजंत में जिसको स्वतंत्र कर्ता से कर्म संज्ञा को प्राप्त हुआ है, जो पहले कर्ता संज्ञा कर्तृसंज्ञक था और फिर कर्म संज्ञक हो गया, उसको कहने के लिए निजंत में, उसको कहने के लिए कर्मवाच्य में लकार आएगा। जैसे देखो ना, जो कर्तृवाच्य में परिभाषा सूत्रम द्वितीयाम षष्ठीम प्रादुर्भावयति, यहां पर जो है विधि सूत्रेषु द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भवति है। इस वाक्य में जो अण्यंत अवस्था का कर्ता है ना, द्वितीय षष्ठी अण्यंत अवस्था कर्ता, अब ये अण्यंत आया, प्रेरयति, जहां आप बोलेंगे तो निजंत आ जाएगा। अब ये द्वितीय षष्ठी में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। जब नीच आया तो प्रादुर्भावयति हुआ, और ये द्वितीय षष्ठी जो है द्वितीय विभक्ति होगी, जो प्रथमा थी ये द्वितीय हो गई निजंत। अब इसका निजंत वाक्य बनाएंगे कर्मवाच्य में, तो जिसको हमने अनिजंत का कर्ता था और वो निजंत में कर्म हुआ, उसी को कहने के लिए विभक्ति आएगी है। प्रादुर्भाव्यते जो कर्म विभक्ति है, इसी को कहने के लिए। वैसे तो यहाँ दूसरा कर्म भी नहीं है, एक ही कर्म है, तो एक कर्म को कहने के लिए अब यहाँ तो संशय ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। प्रादुर्भाव्यते द्वितीय षष्ठी, जैसे जहां 2 कर्म होते हैं वहां पर यह संशय है
कि ये प्रधान कर्म कहा जाए या प्रधान कर्म कहा जाए। तो ये एक एक वाक्य पर विचार करने की जरूरत है। इन्होंने कहा किंकृतम अवधि मिधि मृजी पुगंत, ये वाक्य पढ़िए। मिधि मृजी पुगंत लघुब्ध ऋषि दृषि क्षिप्र क्षुद्रेशु अंगेन इग विशेष्यते, और जुसी सार्धातुक आदि गुणेशु इका अंगम विशेष्यते। ये कह रहे हैं कि एक मिदेर गुणा, ये सूत्रों का निर्देश किया है। मिधि मृजेर वृद्धि पुगंत लघुब्धस्य, पुगंत लघुब्ध आगे रिच्छी है ना, इसको आध गुणा हो गया है। पुगंत लघुब्ध और आगे रिच्छी, जैसे ये एक निर्देश किया हुआ है। मिधि, मिद में एक पड़ा हुआ है, तो मिधि मृजी मिधि मृजी पुगंत लघुब्ध रिच्छी है। ये क्या संधि हुई है? संधि समझ लिया करो। जैसे महर्षि है, जैसे गुण संधि, जैसे मह महर्षि को महर्षि बोल देते हैं ना, ऐसे ही यहां पर पुगंत लघुब्ध और इसके बीच में संधि हुई है। पुगंत लघुब्ध इन दोनों के बीच में संधि हुई है। पुगंत लघुब्ध ऋषि दृषि क्षिप्र और क्षुद्र, इनमें सप्तमी विभक्ति है। क्षुद्रेशु, इनमें क्या है? अंगेन एक विशेष्यते, अंग के द्वारा एक विशेषित किया जाता है। क्षुद्रेशु इको एणची आया ना यहां पर, आगे इको एणची हो रहा है ना, अंगेन। और फिर इक यहां भी अंगेन, अंगेन इग विशेष्यते, यहां भी अंगेन इग विशेष्यते। इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। अंगेन इग विशेष्यते, इस वाक्य को बदलिए। वाच्य परिवर्तन बोल रहा हूं, अब बोलो। अंग नहीं होता, अंगम। यस्मात् प्रत्यय प्रत्यय अंगम नपुंसकलिंग में पढ़ा है ना? हैं? बोलो। हाँ सुजन जी। हैं? हाँ जी, स्वामी जी बोलिए, आप बोलिए। हैं? वो तो लिखा ही है, उसको ही तो बदलना है। बोलो निखिल जी, आप बोलो। नहीं, आप भी नहीं बता रहे। हाँ, एकम विशेषयति, इन्होंने क्या गलती की? अंगम एक विशेषयति।
तो ये अर्थ हो जाएगा इक अंग को विशेषित करता है। कहना चाह रहे हैं अंग इक को विशेषित करता है। अंगम इकम विशेषयति। अंगेन एक विशेष्यते में साफ है, एक में प्रथमा है ना। इसका पहला वाक्य क्या है? इसका मतलब कर्तृवाच्य का वाक्य क्या है? अंगम इकम विशेषयति। इससे भी पहले वाक्य में जाओगे तो क्या होगा? अंगम इकम विशेषयति। अंग एक को विशेषित करता है। एक विशिष्यते। कर्मकर्ता का वाक्य बनेगा। एक विशिष्यते, विशेष्यते नहीं है ना, विशिष्यते। एक विशिष्यते अंगम एकम विशेषयति। अंगेन एक विशेष्यते। कर्मकर्ता का वाक्य होगा एक विशेष्यते अंगम एकम विशेषयति। एकम विशेषयति। ठीक है ना। अंग एक को विशेषित करता है। अंगेन एक विशेष्यते, ये तृतीय हो जाएगी, इसमें प्रथमा हो जाएगी। और ये विशेष्य विशेषयति का विशेष्यते बनेगा। निजंत प्रयोग है ना। विशेषयति वी पूर्वक शिश धातु णिच यक ते। अणिच को मानकर इसको पुगंत लघुपद से गुण हो गया। पुगंत लघुपद से गुण विशेषी, ये गुण हो गया। और इस एणिच का ई यक ते। अब ये लोप हो गया, इसका विशेष्यते ऐसा बन गया। और णिच नहीं लाएंगे तो विशिष्यते होगा। एक विशिष्यते। एक विशिष्यते। अध्येता एकम विशिनष्टि। व्याकरण अध्येता व्याकरण अध्येता एकम विशिनष्टि। ये कहाँ का प्रयोग है? विशिनष्टि कर्तृवाच्य का प्रयोग है, लट लकार का। रुदादिगण की धातु में स्नम विकर्ण आ जाता है ना, न आ रहा है, विशिनष्टि बीच में आकर बैठता है। विशिनष्टि विशिन सिनष्टि शिष्ट सिंसंति। सिनक्षि शिष्ट सिंष्ट। सिनस्मि सिंस्व सिंस्म सिर्फ चलते हैं। विशिनष्टि विशिनष्ट विशिनसंति। तो व्याकरण अध्येता इकम विशिनष्टि विक को विशिष्ट करता है। इक विशिष्यते, ये जो है ना, ये हटा दे, इसको कर्ता को हटा दे तो इक कर्म कर्ता हो गया। इग विशिष्यते, इसका भाववाच्य कर्मवाच्य कर्मकर्ता बन गया विशिष्यते। अब इसको इसमें बदल दिया अंगम इकम विशेषयति। एक विशिष्यते इकम विशेषयति है। इसको सत्री प्रत्यय लगाकर प्रेरयति आदि। एकम विशिंसंतम विशिंसंतम इकम कस्यदन्य प्रेरयति इति
व्याकरण अध्येता इकम विशिनष्टि। व्याकरण अध्येता इक को विशेषित करता है, इक विशेषित होता है। अंग इक को विशेषित, अंग के द्वारा इक को विशेषित किया जाता है। और दूसरा वाक्य है जुषि सार्वधातुकादि गुणेषु इका अंगम विशेष्यते। इन उदाहरणों में, इन सूत्रों में जुषि च सार्वधातुक अर्धातुकयो, इनमें इका अंगम विशेष्यते, इक अंगम विशेषयति। इका अंगम विशेष्यते का अर्थ क्या होगा? इका अंगम विशेष्यते, विशेष्यते, इक अंगम अंगम विशेषयति। तो इसको जो है इक अंग को, मतलब विशेषण विशेष भाव चेंज हो गया। पहले वाक्य में तो बताया था कि मिदि मिदेर गुणा मृजेर वृद्धि पुगंत लघु दस्य, और रिच्छी गुण कौन सा है? रिच्छत्रीताम, और दृश का रिदृशोंगी गुणा, इनमें तो। और क्षिप्र क्षुद्रेशु कौन सा है? स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा। छठे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र निकाल करके झट से देखो। हाँ जी, 153 54 53 64 150 53 54 है, 55 56। स्थूल दूर यु रस क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा। तो इसमें अंग के द्वारा इक विशेषित किया जाता है। अंग का इक ऐसा देखेंगे, क्षिप्र क्षुद्र अंग का इक ऐसे देखेंगे। और जुसीच में इक के द्वारा अंग को विशेषित करेंगे तो अर्थ होगा इगंत अंग को गुण होता है, सर धातु अर्ध धातु में इगंत अंग को गुण होता है, ऐसा अर्थ जाएगा। वहां तो जब अंग के द्वारा इक को विशेषित करेंगे तो अर्थ होगा अंग के इक को गुण होता है, और एक के द्वारा अंक को विशेष इगंत अंक को गुण होता है, जिसके परे रहते इगंत अंक को गुण होता है। उदाहरण इन्होंने मेद्यति और अभिभयु, मेद्यति उदाहरण देना चाहिए ना, है? मेद्यति दिया है क्या काशिका में? है? जैसे मिद है और आगे लट है, और लट के स्थान में तिप आ गया, और दिवादिव्या शन, और शन जो होता है सार्वधातुकम सित, सित होने से सार्वधातुक है, सार्वधातुक अभिपित से गितवत हो गया, और गित के पर से मिद को गुण हो गया, मेद हो गया। ये मिद अंग के इक को गुण होता है। देखो, अंग के द्वारा इक को विशेष करेंगे तो अंग के इक को, ऐसा अर्थ होगा। अंत में जो विशेष होता है अंत में रहता है, अंग के इक को विशेष विशेष किया, मेद्यति, ऐसा हो गया। और अभिभयु, अभिभयु ये भी भय धातु है, इसकी संज्ञा होगी भी धातु है, और इससे अभिभयु लंग लकार अनंत ने लंग, और कर्तरी शप ज्योत्यादिभ्या लंग के स्थान प्रतिवादी उत्पत्ति करके झी आ गया, झी। और शप का सुपो धातु प्रातिपदिक, नहीं 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 नहीं, वो आदि प्रवृत्तिभ्या सप ज्योत्यादिभ्या श्लू, ज्योत्यादिगण की धातु है तो श्लू हो गया।
श्लू का मतलब प्रत्यय श्लुक श्लो लुपा। फिर भी और स्लो, स्लव सूत्र से दुर्वचन हो गया और झेर जुस हो गया। ये झी को झेर जुस हो जाता है। है जी, झेर जुस। और ये ज्योत्यादि वैश्लु हुआ है। ज्योत्यादि वैश्लु। ज्योत्यादि वैश्लु से श्लू हो गया ये, तो श्लव दुर्वचन हुआ, भी हो गया। और ये जुसी च सूत्र लग गए हैं, इगंत अंग को गुण। यहां पर इक के द्वारा अंगों को विशेषित करेंगे तो इगंत अंग को गुण होता है। अभ्यास कार्य हरस्वा से हरस हो गया, और इसको अभ्यास चर्च बी और अटागम, और भी को भे और जुस का उस, और ए चो यवा यवा। अभी भयु बनेगा। ठीक है, इक के द्वारा अंग को विशेषित किया, इगंत अंग को गुण होता है, और उधर अंग के द्वारा इक को विशेषित किया है। इक के द्वारा अंग को और अंग के द्वारा इक को, इसमें क्या अंतर पड़ा? एक जगह अंग के द्वारा इक को विशेष करेंगे, अंग के इक को गुण होगा, और इक के द्वारा अंग को गुण, इक के द्वारा अंग को विशेष करेंगे, इगंत अंग को गुण होगा। अंग के इक को गुण होगा, इगंत अंग को गुण होगा, ऐसा अर्थ जाएगा। ओम शांति शांति शांति।